हेलो एवरीवन। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ गए हैं। तो आज इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ही जानने की कोशिश करते हैं क्या इस कंपनी के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। इसके क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि FY 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो FY 26 के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ कराने का गाइडेंस था। मतलब ये लोग FY 26 के अंदर लगभग 1175 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट कर रहे थे। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के गाइडेंस की तो मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के अंदर 25% से प्रॉफिट ग्रोथ कराने का गाइडेंस था। मतलब FY 26 के अंदर ये लोग अराउंड 375 करोड़ रुपए का प्रॉफिट टारगेट कर रहे थे। बात कर लेते हैं AUM ग्रोथ के गाइडेंस की तो ये लोग FY 26 के अंदर 1 लाख करोड़ का AUM टारगेट कर रहे थे। तो ये हमने डिस्कस किए FY 26 के लिए इनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। अब एक बार जो उनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है उसको एक बार देखते हैं, साथ में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि गाइडेंस को यहाँ पे ओवर अचीव करते हुए जा रहे हैं या फिर अंडर अचीव कर रहे हैं। ये है आनंद राठी के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। बात करें रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से तो क्वार्टर थ्री FY 26 के अंदर इस कंपनी ने टोटल 306 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर 244 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। मतलब रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे लगभग 25.20% से ग्रोथ दिखाई दे रही है। बात करें इनके कॉस्ट के परस्पेक्टिव से तो इनके कॉस्ट के अंदर केवल यहाँ पे 21.70% से ग्रोथ हुई है। मतलब यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, इसीलिए इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका प्रॉफिट लगभग 77 करोड़ रुपए का था एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इसका प्रॉफिट लगभग 100 करोड़ रुपए का आया है। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट यहाँ पे केवल 25% है, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ रेट यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में है। अब एक बार बात कर लेते हैं FY 26 के जो शुरुआत के 3 क्वार्टर है, मतलब शुरुआत के जो 9 महीने हैं उसके अंदर रेवेन्यू का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। तो बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव से तो इस कंपनी ने लगभग 897 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। बात करें ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी ने इस बार शुरुआत के 3 क्वार्टर में लगभग 21.5% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात करें कॉस्ट के परस्पेक्टिव से तो यहाँ पे कॉस्ट केवल 15.5% से ग्रोथ हुई है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे शुरुआत के 3 क्वार्टर में ओवरऑल लगभग 30% से ग्रोथ किया है, मतलब 29.50% से ग्रोथ किया है। लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट लगभग 227 करोड़ रुपए का था एंड इस साल शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट लगभग 294 करोड़ रुपए यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर भी इन लोगों ने अपने रेवेन्यू की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 21 से 22% के बीच में करी है, जबकि इनका प्रॉफिट लगभग 30% से ग्रोथ किया है। मतलब आनंद राठी का जो ट्रेंड रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज लेने का वो यहाँ पे कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं AUM के परस्पेक्टिव से तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका AUM 76,000 करोड़ रुपए के आसपास में था एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इनका AUM लगभग 99,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो जो इनका गाइडेंस था लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास में पहुंचने का वो यहाँ पे इजीली अचीव होता दिखाई दे रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से क्या ये कंपनी अपने गाइडेंस को अचीव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आप देखो कि FY 26 में अब तक लगभग 897 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ने अचीव कर लिया है। लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर के अंदर इनका रेवेन्यू था 222 करोड़ रुपए का। मतलब इस साल का 1175 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करने के लिए इस कंपनी को अपने क्वार्टर फोर के अंदर लगभग 25% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। तो ये लग रहा है कि इजीली अचीव कर सकती है, बिकॉज क्वार्टर थ्री के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट हमें 25% के आसपास में आया है। तो यदि 22-23% के आसपास में भी आएगा तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज इनका यदि प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से बात करें तो इन लोगों ने ऑलरेडी लगभग 294 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अचीव कर लिया है एंड लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर के अंदर इनका प्रॉफिट 77 करोड़ रुपए था। मतलब 375 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का गाइडेंस अचीव करने के लिए इनको क्वार्टर फोर के प्रॉफिट के अंदर लगभग 11-12% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरे को साफ साफ लग रहा है कि हो सकता है क्वार्टर फोर के अंदर भी ये लोग अपना प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 25 से 30% के बीच में रिपोर्ट करें। तो देर इज पॉसिबिलिटी FY 26 के अंदर इनका प्रॉफिट लगभग 390 करोड़ रुपए के आसपास में आ सकता है। एंड जैसे हमने डिस्कस किया इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिला था, जिसकी वजह से इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया है। लास्ट ईयर की शुरुआत के 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंगली इसका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 44.80% के आसपास में था। तो इस साल शुरुआत के 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग 47.30% के आसपास में आ गया है। बात कर लेते हैं AUM के परस्पेक्टिव से तो वाई यूनिट परस्पेक्टिव से इनका जो नेट न्यू इनफ्लो है यहाँ पे 6% से डाउन गया है। यदि बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी यहाँ पे इनका जो नेट इनफ्लो है यहाँ पे 25% से डाउन गया है। यहाँ पे थोड़ा मेरे को रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। देखो जब लास्ट टाइम पे मार्केट फॉल हुआ था मार्च अप्रैल के महीने में, उस टाइम पे भी इस कंपनी का जो नेट इनफ्लो था लगभग 25% से फॉल नहीं किया था। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 9 मंथ के परस्पेक्टिव से यहाँ पे वाई परस्पेक्टिव से लगभग 10% का इन्फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट ईयर के टोटल AUM के अंदर लगभग 55% का इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो था एंड इस साल दिसंबर 25 के अंदर 53% है। तो यहाँ पे देखने पे ये लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा रीबैलेंस हुआ है। देर इज पॉसिबिलिटी कुछ पैसा यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करके जो बाकी की इनकी स्कीम्स है उनके अंदर शिफ्ट किया गया होगा। देर इज पॉसिबिलिटी डेट वाली स्कीम के अंदर इनका अमाउंट शिफ्ट हुआ होगा। शायद इसीलिए इनका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है यहाँ पे 25% से फॉल हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है रिडम्शन किया होगा
और उस अमाउंट को जो मे भी दूसरी स्कीम्स हैं, लाइक डेट वाली स्कीम्स हैं, उनके अंदर में भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया होगा, जो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट मे बी ये वाला जो कैपिटल रीएलोकेशन वाला एग्जीक्यूशन है वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया होगा, वो एक बार कॉन कॉल में देखना पड़ेगा। बट ठीक है, यहाँ पे लाइक नंबर ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं वाई परस्पेक्टिव से, शुरुआत के 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज नेट इन्फ्लो इनका लगभग 10% से यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आनंद राठी का जो मार्केट में पोजीशनिंग है वो किस तरह से है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि FY20 के अंदर जो नेट इन्फ्लो आते थे पूरी इंडस्ट्री के अंदर लगभग 84,000 करोड़ के आसपास में था। उस टाइम पे आनंद राठी के पास में लगभग 153 करोड़ रुपए का नेट इन्फ्लो आता था, और इनका मार्केट शेयर उस टाइम पे 0.18% के आसपास में था। एंड बात करें FY25 की, तो इंडस्ट्री के अंदर जो नेट इन्फ्लो आया था 4,17,000 करोड़ रुपए के आसपास में आया था। आनंद राठी के पास में लगभग 7700 करोड़ रुपए का नेट इन्फ्लो आया था। मतलब जिनका मार्केट शेयर था नेट इनफ्लो को ग्रैब करने का, वो यहाँ पे बढ़ के 1.85% हो गया था। एंड अब बात करें शुरुआत के 9 मंथ्स की, मतलब FY26 के शुरुआत के 9 मंथ्स की बात करें, तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर लगभग 2.56 लाख करोड़ रुपीज का यहाँ पे नेट इन्फ्लो आया है, जबकि आनंद राठी के पास में उसमें से लगभग यहाँ पे 6,082 करोड़ रुपए का नेट इन्फ्लो आया है। यदि मार्केट शेयर की बात करें, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर शुरुआत के 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंगली जो इनका मार्केट शेयर है नेट इन्फ्लो को ग्रैब करने का, वो इंक्रीज होकर यहाँ पे 2.38% हो गया है। मतलब ईयर ऑन ईयर ये कंपनी यहाँ पे अपना नेट इन्फ्लो के लिए जो मार्केट शेयर है यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि टोटल एयूएम के अंदर आनंद राठी का यहाँ पे मार्केट शेयर कितना है। मतलब इस टाइम पे जो टोटल एयूएम है उसमें से आनंद राठी के पास में जो टोटल एयूएम है वो कितना परसेंटेज है टोटल एयूएम का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्च 19 के अंदर आनंद राठी के पास में केवल 1.01% का यहाँ पे टोटल एयूएम हुआ करता था, जो अभी बढ़ के दिसंबर 2025 के अंदर 1.46% का हो गया है। एंड लास्ट के 2-3 क्वार्टर के अंदर, आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 1.41% था, उसके बाद में 1.43% हुआ, एंड अब बढ़ के लगभग 1.46% हो गया है। मतलब कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे आनंद राठी अपना जो एयूएम का मार्केट शेयर है उसको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट भी किया है कि इनका जो गाइडेंस था और एक्चुअल डिलीवरी हुई है उस पर यहाँ पे कितना परसेंट इन लोगों ने अचीव कर लिया है। बात करें रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 1175 करोड़ का इनका रेवेन्यू का ग्रोथ गाइडेंस था, लगभग यहाँ पे 900 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी अचीव कर लिया है। 76% गाइडेंस का ऑलरेडी अचीव कर लिया, बाकी का आई थिंक Q4 के अंदर अचीव कर लेंगे इजीली। बात करें प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से, तो 375 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का गाइडेंस था, 294 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो 78% ऑफ टोटल गाइडेंस का यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में अचीव कर लिया है। बात करें एयूएम के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का एयूएम का गाइडेंस था, लगभग 99,000 करोड़ रुपए का एयूएम इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे 99% इनका जो टारगेट था उसको भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। अब एक बार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री का, कि किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो उनका रिलेशनशिप मैनेजर होता है, जो आरएम होता है, उस पर इनका बिजनेस बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट होता है। बिकॉज जो आरएम जब अपना काम करना स्टार्ट करता है तो शुरुआत के अंदर उसके पास कम क्लाइंट होते हैं, जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस बनता है उसके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में उसके पास एयूएम कम होता है, उसके बाद में कंसिस्टेंटली उसका एयूएम बढ़ता जाता है, जिसके बेसिस पे एक आरएम लेट से यहाँ पे 4-5-6 साल बिता देता है तो उसके पास अच्छा खासा एयूएम हो जाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी कंसिस्टेंटली अपने आरएम के नंबर इंक्रीज कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एंड साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जो आरएम है उसका यहाँ पे ऐसे कोई अट्रेशन तो नहीं हो रहा ना। यदि अपने नंबर इंक्रीज कर रही है तो या तो ये हो सकता है कि नई ग्रोथ के लिए इंक्रीज कर रही होगी, या यहाँ पे ये हो सकता है कि जो पुराने आरएम रिजाइन देके गए हैं उनकी पोजीशन को रिफिल करने के लिए न्यू आरएम्स की हायरिंग यहाँ पे हो रही होगी। तो ये देखना पड़ेगा जो इनकी आरएम की हायरिंग का प्रोसेस है वो इनकी जो आरएम अट्रेशन थे उससे ज्यादा रेट से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बात कर लेते हैं लास्ट ईयर के दिसंबर के अंदर इस कंपनी के पास में 383 आरएम थे, एंड इस साल Q3 के बाद में यहाँ पे आरएम का काउंटर लगभग 393 के आसपास में, मतलब वायु ने परस्पेक्टिव से यहाँ पे 10 आरएम ऐड करे हैं। एंड बात कर लेते हैं ऑन एन एवरेज इनका आरएम कितना एयूएम यहाँ पे संभाल पाता है। लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर इनका एक आरएम 195 करोड़ रुपए का एयूएम संभालता था, एंड यदि इस साल के Q3 का डेटा देखें तो ये आरएम का एक एयूएम निकल के आ रहा है लगभग 246 करोड़ रुपए का। मतलब लास्ट ईयर जो एक आरएम यहाँ पे एयूएम मैनेज कर रहा था उससे लगभग 20 से 25% ज्यादा इस साल एयूएम मैनेज कर रहा है, इसीलिए इस कंपनी को यहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। एंड बात कर लेते हैं एक आरएम कितने क्लाइंट यहाँ पे मैनेज कर पाता है। लास्ट ईयर Q3 के अंदर एक आरएम यहाँ पे ऑन एन एवरेज 30 क्लाइंट को मैनेज करता था, एंड इस साल वो बढ़ के यहाँ पे 34 हो गया है। मतलब एक आरएम की यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। इसी कारण से आनंद राठी वेल्थ को यहाँ पे कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता जा रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में ये बताती है कि ये लोग जो आरएम का हायरिंग प्रोसेस होता है ना, ये बाहर से किसी कंपनी के किसी एक्सपीरियंस आरएम को यहाँ पे हायर करने के बजाय में शुरुआत के अंदर जूनियर आरएम ये लोग हायर करते हैं, उसके बाद में उसको थोड़ा सा एयूएम देते हैं, उसका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके साथ साथ में उस आरएम को यहाँ पे नए क्लाइंट्स और दे दी जाते हैं। तो उस आरएम के साथ में क्या होता है, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ा उसके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़े, जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते हैं तो उस आरएम के पास में इनका एयूएम शेयर बढ़ता जाता है। मतलब जैसे वो आरएम शुरुआत में आया था तो उसको लगभग हो सकता है 10-20-30 करोड़ का यहाँ पे एयूएम मैनेज करने को दिया गया होगा, हो सकता है कम क्लाइंट मैनेज करने को दिए होंगे, बट जैसे जैसे वो आरएम एक्सपीरियंस हो जाता है उसके साथ साथ में
उस आरएम को यहाँ पे उसका जो एयूएम है और इंक्रीज कर दिया जाता है और नंबर ऑफ क्लाइंट उसको और सौंप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को यहाँ पे कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। मतलब ये कंपनी इस चीज में बिलीव करती है कि मेरे जो जूनियर आरएम है उनको मैं एक्सपीरियंस बना के उनको आगे जाके सीनियर आरएम के रूप में प्रमोट करूं और उनको ज्यादा एयूएम दूं, ताकि आरएम्स का यहाँ पे एक अच्छा खासा इंसेंटिव भी बन सके, ताकि उन आरएम को भी एक मोटिवेशन मिले अच्छा से काम करने का। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्वार्टर 3 के अंदर इस कंपनी के कितने आरएम का यहाँ पे एट्रिशन हुआ है। जैसे हमने देखा वाई यूनिट परस्पेक्टिव से जो इनके नेट आरएम में एडिशन हुआ 10 आरएम का एडिशन हुआ है। बट एक बार ये देख लेते हैं कितने आरएम का यहाँ पे एट्रिशन हुआ है। आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि इस साल क्वार्टर 3 FY26 के अंदर 2 आरएम का यहाँ पे एट्रिशन हुआ है। एंड बात करें शुरुआत के 9 मंथ्स की, मतलब शुरुआत के 3 क्वार्टर की, तो लास्ट ईयर आरएम का एट्रिशन यहाँ पे केवल 1 काउंट था। इस साल वो बढ़ के लगभग 6 काउंट हो गया है। एंड यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट भी किया है जो 6 आरएम इनके जो एग्जिट करे हैं, जो यहाँ पे रिजाइन करके गए हैं, उनका जो टोटल टेन्योर था आनंद राठी के साथ में वो लगभग 8.5 साल का था। इसका मतलब उन आरएम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। एंड जैसे वो किसी नई कंपनी में गए होंगे तो उनका जो एग्जिस्टिंग एयूएम था, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, उनका एयूएम नई कंपनी के अंदर इजीली वो अच्छे से शिफ्ट कर सकते हैं। बट कंपनी ने ये बोला है कि जो हमारे आरएम थे जो यहाँ से रिजाइन देके गए हैं, उनके पास जो टोटल एयूएम था उसका लगभग 85% के आसपास में एयूएम रिटेन कर लिया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब एक आरएम किसी का एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो उसके पास जो टोटल एयूएम होता है उसमें से लगभग 50% एयूएम नई कंपनी में इजीली स्विच कर लेता है। बट यहाँ पे आनंद राठी ने साफ साफ बोला है कि जो एक आरएम हमारा एयूएम लेके गया है वो 50% लेके नहीं जा पाया है, वो लगभग 15% एयूएम यहाँ से दूसरी कंपनी में स्विच करके लेके गया है। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आनंद राठी वेल्थ का ऐसा यहाँ पे ज्यादा एयूएम यहाँ पे डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। 85% लोगों ने रिटेन कर लिया है। अब एक बार ये देख लेते हैं ये कंपनी इतना अच्छे से ग्रोथ क्यों कर पा रही है, क्या इनके जो क्लाइंट्स हैं इन पे इतना अच्छा ट्रस्ट क्यों करते हैं। तो इस कंपनी की स्ट्रेटजी ये रहती है कि हम लोग हमारे क्लाइंट्स को लगभग 11 से 12% का सीएजीआर रिटर्न यहाँ पे कमिट करने की कोशिश करते हैं, वो भी रिस्क को मैनेज करते हुए। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी 50 ने लास्ट के 10-11 सालों के अंदर लगभग 12.25% के आसपास में रिटर्न दिया है। एंड जो आनंद राठी की स्ट्रेटजी रही है उसके बेसिस पे इन लोगों ने अपने क्लाइंट को यहाँ पे लगभग 16% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। इसका मतलब इंडेक्स के कंपेरिजन में, निफ्टी के कंपेरिजन में इस कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे लगभग 0.25% का रिटर्न ज्यादा दिया है। तो यह हमने डिस्कस करे आनंद राठी वेल्थ के क्वार्टर 3 के नंबर्स। एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था उस गाइडेंस को कंपनी यहाँ पे अचीव करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस यहाँ पे 20% के आसपास में था, उसको भी इजीली अचीव करते हुए दिखाई दे रही है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, उसका गाइडेंस लोगों 25% के आसपास में था। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ वाला गाइडेंस था उसको यहाँ पे कंपनी ओवर अचीव करती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं एयूएम के परस्पेक्टिव वाला गाइडेंस की, उस गाइडेंस को भी यहाँ पे कंपनी ओवर अचीव करते हुए दिखाई दे रही है। अब एक बार बात कर लेते हैं इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक कैसा हो सकता है। आपको पता होगा जो वेल्थ मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है उसमें अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है। एंड नेक्स्ट के लगभग 10 साल तक ये इंडस्ट्री खुद से ही लगभग 20% के सीएजीआर से ग्रोथ कर सकती है। मतलब इस इंडस्ट्री के जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे 20% से भी ज्यादा रेट से अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर सकते हैं, जो आनंद राठी के साथ में हो रहा है। मतलब फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के परस्पेक्टिव से हम ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से आनंद राठी का बिजनेस यहाँ पे सही इंटैक्ट बैठता है। एंड जो इंडस्ट्री में अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है उसका यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और देयर इज पॉसिबिलिटी ये कंपनी नेक्स्ट के 10 साल तक यहाँ पे कंसिस्टेंटली अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। बिकॉज लास्ट के मोर देन 10 क्वार्टर से आनंद राठी एक ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स को 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करा रही है। तो मेरे को ये लग रहा है ये कंपनी कंसिस्टेंटली फ्यूचर के अंदर भी 20% या उससे ज्यादा रेट से इजीली ग्रोथ कर सकती है। अब आनंद राठी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा पाए कि इस कंपनी के स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। आनंद राठी का जो करंट मार्केट कैप है वो लगभग 26,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड इस कंपनी का FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट है वो दिखाई दे रहा है लगभग 390 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब इस कंपनी का FY26 की अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आएगा लगभग 67 के आसपास में। एंड इस कंपनी की FY26 के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है लगभग 30% के आसपास में। तो इस कंपनी के स्टॉक यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आता है 67/30। कितना निकल के आएगा 2.2 से 2.3 के आसपास में। मतलब इस कंपनी के स्टॉक का फॉरवर्ड पैग रेशियो यहाँ पे लगभग 2.25 के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए। उसके अंदर तो आनंद राठी का स्टॉक यहाँ पे फिट बैठता है। पर जो फॉरवर्ड पैग रेशियो का हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, उस क्राइटेरिया के अंदर ये वाला स्टॉक यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे पर्सपेक्टिव से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आनंद राठी के स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक के अंदर एसेट्स को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती है। हाँ, इस इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनीज हैं, भले नुवामा वेल्थ हो या फिर मोतीलाल ओसवाल हो, जैसे उनके रिजल्ट आएंगे
उनको भी डिस्कस करेंगे और उनको साथ में आनंद राठी से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, उसके बाद में डिसाइड करना कि कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना कि कुछ ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।